मनोरमा ने बेटी की शादी के बाद उसके ससुराल वालों की दावत रखी और बहू से कहा कि मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारी खाल उतार दूंगी। जब से काजल के पति का देहांत हुआ था, मनोरमा ने उसे नौकरानी बनाकर रख दिया था और उसे मायके वालों से भी मिलने ना देती। काजल ने पूरा दिन लगाकर बहुत तरह के पकवान बनाए और जब नन के ससुराल वालों को वो खाना देने लगी तो नन के पति को देखते ही उसके होश उड़ गए और सब्जी का डोंगा उस पर गिरा तो सास ने डंडा पकड़ा और काजल को ज़रूरत नहीं है शादी में मेहमानों के सामने आने की। काम वालियों के साथ रहना और उनसे काम करवाना अपनी निगरानी में। मुझे किसी तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मनोरमा की बेटी की शादी थी और वो अपनी विधवा बहू को हिदायत कर रही थी। इन हिदायतों का उद्देश्य यही था कि काजल मेहमानों के सामने न आए। मनोरमा को अपनी बहू काजल से एक अलग तरह का बैर था। वो जब से विधवा हुई थी, मनोरमा ने उसका जीना हराम कर रखा था। उसे हर चीज़ के लिए अपशगुनी करार देकर एक तरफ कर दिया करती थी। घर पर काजल का भी उतना ही अधिकार था जितना दूसरी बहुओं का था। बेशक उसका पति नहीं रहा था, मगर उसके बच्चे तो थे। मगर मनोरमा को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसने काजल को नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। सुबह से रात तक काम और फिर भी शिकायतें ही शिकायतें। मनोरमा को लगता था कि अगर काजल के मायके वाले आए तो वह उसके अधिकारों का सवाल करेंगे, इसलिए वह उसे अपने मायके वालों से भी नहीं मिलने देती थी। काजल ने हजारों बार कहा था कि माँ जी, यही मेरा घर है, यही मेरा कुल जहान है, मेरे पति की आखिरी निशानी यही घर और ये बच्चे हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मुझे मेरे मायके वालों से मिलने दिया करें। मेरा पति इस दुनिया से जा चुका है, अब मेरे माँ बाप ही मेरा आखिरी सहारा हैं। अगर आप उनसे भी मिलने नहीं देंगी तो मेरी ज़िंदगी और भी कठिन हो जाएगी। लेकिन मनोरमा ने हमेशा घूर कर कहा था कि अगर वो सहारा काफ़ी लगता है तो हमेशा के लिए वहीं चली जाओ, और अगर मेरे घर में रहना है तो अपने मायके वालों से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरा बेटा तो है नहीं जो उनकी खातिरदारी करता फिरे। जाहिर सी बात है, जब वो आएंगे तो मुझे उन पर खर्च करना होगा। काजल ने हर तरह का विकल्प उनके सामने रख दिया था। यहाँ तक कह दिया था कि वो मायके वालों को पानी का घूंट तक नहीं पिलाएगी या वह खुद जाकर मिलाएगी। मगर सास किसी तरह तैयार नहीं हुई थी। वो हर बात में कोई न कोई नई बात निकाल लेती थी और काजल सिर झुकाकर चुप हो जाया करती थी। भगवान की तरफ से और किस्मत की मार से उस पर यह समय आया था तो उसे चुपचाप काटना ही था। सास उसे मायके वालों से नहीं मिलने देती थी, खाने में बचा कुचा डालकर देती थी, फिर भी वो धैर्य कर लिया करती थी। जिस तरह बच्चों के साथ जिंदगी के दिन गुजार रही थी। मगर सबसे ज़्यादा दुखदाई बात यह थी कि सास ने हर बात में उसे अपशगुनी कहना शुरू कर दिया था। कभी कभार बिना झिझक उसके मुंह पर कह देती कि तुम तो अपने सुहाग तक को खा गई हो, तुम्हारी मनहूसियत ने मेरे बेटे को निगल लिया है। मेरी बेटियों से दूर रहा करो, कहीं इनकी खुशियों पर तुम्हारी मनहूसियत का साया न पड़ जाए। ये बात सुनकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते थे, मगर वो बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ती थी। चुपचाप वहाँ से हट जाया करती थी जहाँ से उसे हटने को कहा जाता था। उसके दिल में दर्द होता था मगर ज़ुबान खामोश रहती थी। बच्चों को सीने से लगाकर खुद को समझा लेती थी कि यही उसका नसीब है। इन दिनों मनोरमा की बेटी की शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से हो रही थीं। बाकी सब बेटियां ब्याह कर अपने घरों में थीं। दूर दूर ससुराल थे, साल में एक आध बार ही आती थीं। यह आखिरी छोटी बेटी थी जिसकी शादी हो रही थी। घर में हर तरफ हंगामा था, बर्तनों की आवाज़ें, पकवानों की सुगंध, औरतों का शोर। मगर इन सब में काजल की हालत नौकरानियों से भी बदतर थी। सुबह अंधेरे में उठकर आटा गूंदना, कढ़ाई चढ़ाना, मसाले पीसना, मेहमानों के लिए खाना बनाना, फिर सफाई करना, बच्चों को संभालना। मगर इन सब के बावजूद भी मनोरमा उसे लड़के वालों के सामने नहीं आने देती थी और लड़के वालों से कहा करती थी कि सारे पकवान उसकी बेटी ने बनाए हैं। काजल ये सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती थी। उसके हाथों की महक भी किसी और के नाम हो जाती थी। वो चूल्हे के पास खड़ी पसीना बहा रही होती और सामने सास अपनी बेटी की तारीफों में डूबी रहती। कोई पूछने वाला नहीं था कि ये सब काम किसके हाथों से हुआ है। एक दिन ज़्यादा काम की वजह से काजल की तबीयत बिगड़ गई। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, मगर मनोरमा ने उसे बैठने तक न दिया। कहने लगी, शादी का घर है,
कोई बीमारियां नहीं चलेंगी, काम खत्म करो फिर सांस लेना। काजल ने होंठ काट कर फिर से काम शुरू कर दिया। बच्चों को याद करके खुद को संभालती रही। रात को जब सब सो गए तो वह आंगन के कोने में बैठ गई। आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। उसे अपना पति याद आ गया। अगर वो जिंदा होता तो शायद उसका हाल ऐसा न होता, मगर अब उसके पास सिर्फ बच्चे थे और धैर्य था। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मुझे मजबूत रखना, मेरे बच्चों को अनाथ होने का एहसास न होने देना। शादी के दिन करीब आ रहे थे, मगर काजल के लिए हर दिन एक नई परीक्षा बन रहा था। वो सबके लिए आसानी थी और ख़ुद के लिए मुश्किल, मगर फिर भी वो टूटी नहीं थी, क्योंकि माँ का दिल बच्चों के लिए हर दुख सह लेता है। वो भी अपने बच्चों के लिए हर दुख सहने पर मजबूर थी। हालात ने उसे इतना कमज़ोर कर दिया था कि अब उसके पास अपने लिए सोचने का समय ही नहीं रह गया था। वो सिर्फ बच्चों के पेट और उनके सुख का सोचती थी। बहरहाल भगवान का नाम लेकर शादी के दिन आए। काजल ने भी दिल ही दिल में चैन की सांस ली थी कि अब शादी के हंगामे में सब थक जाएंगे और घर के हालात कुछ दिन के लिए वापस सामान्य हो जाएंगे, और उससे जैसे अब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। काजल सारा दिन सिर झुकाकर घर के काम निपटाती रहती थी। घर के कामों में सबसे ज़्यादा हिस्सा उसी का निकलता था, मगर इसके बावजूद सास ने उसे शादी में अच्छे तरीके से शामिल नहीं होने दिया था। उसे एक कोने में बिठाकर खाना खिलाया गया था। किसी अछूत की तरह उसके साथ व्यवहार किया गया था। यहाँ तक कि काजल अपनी नंद का पति भी नहीं देख पाई थी। बहरहाल उसे इस बात का कोई दुख भी नहीं था। जब से उसकी सास ने उसे अपशगुनी करार दिया था, वो खुद ही कोशिश करती थी कि खुद को जाने से रोका जाए, वहाँ न जाए। अगर वो कभी गलती से भी अपनी सास की मना की हुई जगह पर चली जाती तो उसे बहुत बातें सुनने को मिलती थीं। वो अपने हाथों से खुद अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहती थी, इसलिए खामोशी से पीछे हट जाया करती थी। नन की शादी को कुछ दिन बीते तो सास ने अपनी बेटी की बहुत शौक से दावत रखी। बेटी ने भी बड़े गर्व से पूछकर माँ को बता दिया कि मैं फला दिन आऊँगी। तभी से उसकी सास काजल के पीछे लग गई। कहने लगी कि मेरी बेटी आ रही है, उसकी दावत करनी है, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सारे इंतज़ाम देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। काजल ने चुपचाप सिर झुका दिया था। वो पहले से जानती थी कि घर में कोई भी काम हो तो उसी को आवाज़ दी जाएगी, उसी से करवाया जाएगा और इसका फल भी नहीं दिया जाएगा। उल्टा अगर ज़रा सी गलती हो जाएगी तो उसी को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा और 100 बातें सुनाई जाएंगी, मगर उसके पास सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने सास के सामने काम करने की हामी भर ली और दिन रात की मेहनत में व्यस्त हो गई। बहुत मेहनत करके उसने घर की सफाई शुरू की। अभी शादी पर सारी सफाई की गई थी, मगर गंदगी एक बार फिर फैल चुकी थी। बच्चों ने मैले हाथ पर्दों पर रखे थे, फर्श पर धब्बे लगे हुए थे, कहीं सब्जी के दाग थे और कहीं दूध और चाय गिरी हुई थी। बेडशीट, सोफ़ा कवर, कुशन कवर सब गंदे हो चुके थे। काजल ने एक दिन सारे कपड़े इकट्ठे किए, मशीन लगाई और एक एक कपड़ा धोया। फिर छत पर जाकर सब फैला दिया। नीचे आकर उसने पूरा घर फर्श रगड़ रगड़ कर साफ किया। हाथ काँप रहे थे, मगर दिल में यही डर था कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई कमी रह जाती तो उसकी सास उसे आड़े हाथों लेती और खूब बेइज्जती करती। अगले दिन उसने बर्तनों को जमाया, अलमारियां साफ़ कीं, रसोई के शेल्फ धोए, चूल्हा चमकाया, मसालों के डिब्बे सही से रखे, फर्श पर पानी बहाया और पोछा लगाया। इसके अगले दिन नन की दावत थी। काजल ने संतुष्ट नज़रों से अपनी तैयारियों को देखा। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत कामयाब हो गई है। घर शीशे की तरह चमक रहा था। दीवारों पर हाथों के निशान तक नहीं थे। पर्दे साफ और खुशबूदार थे। सोफ़े नए जैसे लग रहे थे। दिल में थोड़ी सी खुशी जागी कि शायद इस बार उसे भी कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए। अगले दिन वो सुबह सवेरे ही रसोई में घुस गई थी। ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही उसने आटा गूंधा, चाय रखी, बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, बर्तन धोए और फिर नंद की दावत के पकवान तैयार करने लगी। आज रात की दावत पर नंद और उसका पति खाना खाने आने वाले थे। काजल ने चावल भिगोए, दाल साफ़ की, सब्जियां काटी, पनीर धोकर रख दिया। हाथ लगातार चल रहे थे, मगर दिल कहीं और उलझा हुआ था।
वो सोच रही थी कि इतनी मेहनत के बाद भी अगर उसे बेइज्जत किया गया तो वो क्या करेगी। फिर उसने खुद को समझाया कि वो सब बच्चों के लिए कर रही है। वो गैस के पास खड़ी पसीने में भीगती रही, सब्जी में मसाला भूनती रही, कभी चावल देखती, कभी रोटियां बेलती। दोपहर तक उसकी कमर सीधी होने से इनकार कर चुकी थी, पैरों में दर्द उतर रहा आया था, मगर उसने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने मीठा भी बनाया, सलाद तैयार की, रायता घोला, प्लेटें चमकाईं, हर चीज़ अच्छे से रखी। बार बार दिल में प्रार्थना करती रही कि आज कोई कमी ना निकले। शाम होते ही उसने खुद को संभाला, बच्चों को नहलाया, कपड़े बदलवाए, रसोई दोबारा साफ़ की, चूल्हे के पास गिरी चिकनाई साफ़ की, फर्श पर दोबारा पोछा लगाया। उसके हाथों में जलन हो रही थी, मगर वो बर्दाश्त करती रही। सास बार बार रसोई में आकर देखती और नए आदेश देती रहती। कभी कहती ये ठीक नहीं है, कभी कहती वो उधर रखो। काजल हर बात पर सिर हिला देती। दिल में बस एक ही इच्छा थी कि ये दिन अच्छे से बीत जाए। कुछ देर बाद दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। काजल ने एक पल के लिए सांस लिया और फिर रसोई में वापस लग गई। उसने आखिरी बार पतीले देखे, चावल दम पर रखे, सब्जी हिलाई, रोटियां गर्म की। दिल में अजीब सा डर और उम्मीद दोनों इकट्ठे थे। डर इस बात का कि कहीं फिर से उसे तुच्छ ना समझा जाए, और उम्मीद इस बात की कि शायद आज उसकी मेहनत को कोई पहचान मिल जाए। मगर काजल जानती थी कि इस घर में उसकी पहचान सिर्फ एक नौकरानी की है। फिर भी वो खामोशी से अपने भगवान पर छोड़कर काम में जुटी रही और बच्चों के अच्छे भविष्य की खातिर अपने आंसू दिल के अंदर ही दफन करती रही। गाड़ी के रुकने की आवाज़ के साथ ही घर में हलचल मच गई। मनोरमा ने पल्लू संभाला और दरवाजे की तरफ लपकी। नंद खुशी से अंदर दाखिल हुई, उसके साथ उसका पति और कुछ ससुराली रिश्तेदार भी थे। मनोरमा ने आगे बढ़कर सबका स्वागत किया और बड़े गर्व से कहने लगी कि आओ आओ, सब तैयार है। घर में कदम रखते ही मेहमानों की नज़रें चमकते फर्श और सजे हुए कमरों पर पड़ी। मनोरमा के चेहरे पर अभिमान फैला हुआ था, जैसे सब कुछ उसी के हाथों से हुआ हो। इधर काजल रसोई में खड़ी कांपते हाथों से सब्जी के पतीले सही से रख रही थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने पल्लू ठीक किया और ट्रे उठाई। वो जानती थी कि उसे सामने नहीं जाना, मगर खाना देना भी उसी का काम था। उसने पर्दे के पीछे से झाँक कर देखा। नंद का पति सामने बैठा था। जैसे ही उसकी नज़र काजल पर पड़ी तो वो एक पल को ठिठक गई। दिल में अजीब सी हलचल हुई। उसने नज़र झुकाकर आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही वो रसेदार सब्जी का डोंगा मेज़ पर रखने लगी, उसके हाथ हल्के से काँप गए, पसीने से फिसलन हो गई। डोंगा उसके हाथ से निकलकर नंद के पति के कपड़ों पर गिर गया। गर्म सब्जी छींटे बनकर फैल गई। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। मनोरमा का चेहरा आग की तरह लाल हो गया। उसने एक पल भी नहीं सोचा, फौरन पास रखा डंडा उठाया और गुस्से से चीख उठी, बदतमीज़ औरत, अंधी हो गई है क्या? इज्जत रखनी नहीं आती? काजल सन्न रह गई। उसके हाथों से ट्रे नीचे गिर गई। आंखों में आंसू भर आए। वो फौरन झुक गई और कपड़े साफ करने लगी। बार बार कहने लगी कि माँ जी, गलती हो गई, जानबूझकर नहीं किया था, माफ़ कर दीजिए। मगर मनोरमा का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ गया। उसने डंडा हवा में लहराकर कहा कि तुझे मना किया था सामने आने से, फिर भी रिटाई करके आ गई। आज मेरी बेटी की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेहमान हैरान थे। नंद का पति भी घबरा गया और कहने लगा कि कोई बात नहीं, कपड़े बदल लूँगा, आप इसे कुछ ना कहें। मगर मनोरमा ने किसी की नहीं सुनी। उसने डंडा ज़मीन पर पटक कर कहा कि तुम मनहूस हो, जहाँ जाती हो मुसीबत खड़ी कर देती हो। मेरे बेटे को खा गई, आज मेरी बेटी की खुशी भी ख़राब कर दी। ये शब्द काजल के दिल में तीर बनकर लगे। उसका शरीर कांपने लगा, आंसू गालों पर बहने लगे, मगर ज़ुबान खामोश रही। वो झुकी रही और गिरी हुई सब्जी को साफ करने लगी। नंद एक तरफ चुप खड़ी सब देख रही थी। उसकी नज़रें कभी माँ पर जाती, कभी काजल पर। उसके दिल में भी अजीब सी कसक पैदा हुई, मगर वो बोल ना सकी। मनोरमा ने काजल का हाथ पकड़कर ज़ोर से झटका दिया और कहा कि उठ, यहाँ खड़ी हो, नाटक मत कर, जा रसोई में और काम कर, मेहमानों के सामने अपनी शक्ल मत दिखाना। काजल दीवार के सहारे खड़ी हुई। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने नज़रें झुकाईं और बिना कुछ कहे रसोई की तरफ चल पड़ी। उसके पीछे पीछे मेहमानों की फुसफुसाहट चल रही थी। कोई कह रहा था कि बेचारी है, कोई कह रहा था कि हद हो गई। रसोई में आकर काजल ने दरवाज़ा धीरे से बंद किया।
उसका धैर्य टूट गया। वो ज़मीन पर बैठ गई। सीना ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। आंसू रुके बिना बह रहे थे। उसने दोनों हाथों से मुंह ढाँप लिया ताकि कोई आवाज़ बाहर न जाए, मगर दिल के अंदर का शोर कोई कैसे रोकता। उसे अपने बच्चे याद आ गए। वही उसकी दुनिया थे। अगर वो यहाँ से टूट गई तो इनका क्या होगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। पल्लू आंसुओं से भीग चुका था। उसने चेहरा साफ किया और दोबारा खड़ी हो गई। उसने बर्तनों को हिलाया, रोटियां गर्म की, मीठा प्लेटों में निकाला, मगर अब हाथ पहले जैसे मजबूत नहीं थे। हर चीज़ करते हुए दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर उसका कसूर क्या है। विधवा होना अपराध है, माँ होना अपराध है, धैर्य करना भी अपराध बन चुका था। रसोई के बाहर से हंसी ठिठोले की आवाज़ें आ रही थीं। मेहमान खाना खा रहे थे। मनोरमा गर्व से अपनी बेटी की तारीफ़ें कर रही थी और कह रही थी कि सब कुछ इसी ने बनाया है। काजल के हाथ रुक गए, आंखें फिर भर आईं। उसकी मेहनत एक बार फिर किसी और के नाम हो रही थी। इतने में एक बच्चा भागता हुआ रसोई में आया और बोला कि माँ, प्लेटें ख़त्म हो गई हैं। काजल ने बच्चे की बात सुनकर प्लेटें उठाईं और धीरे धीरे रसोई से बाहर की तरफ बढ़ी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मगर कदम फिर भी आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वो चौखट पार करके मेहमानों के सामने आई, मनोरमा की नज़र उस पर पड़ गई। मनोरमा का चेहरा एकदम बदल गया। उसने गुस्से से कदम बढ़ाया और काजल के हाथ से प्लेटें झटक दीं। प्लेटें फर्श पर जा गिरी और खाना बिखर गया। मेहमान चौंक कर रह गए। मनोरमा ने फ़ौरन पास रखा डंडा उठा लिया और चीखने लगी, मैंने तुझे पहले भी मना किया था कि मेहमानों के सामने नहीं आना। तू जहाँ जाती है बेइज्जती करा देती है। आज फिर भी नाक कटवा दी। ये कहते हुए मनोरमा ने डंडा हवा में लहराया और काजल के सिर पर बरसाना शुरू कर दिया। पहला वार उसके कंधे पर लगा, दूसरा वार उसकी कमर पर पड़ा। काजल तड़प उठी, मगर उसके मुंह से कोई आवाज़ न निकली। वो बस हाथ जोड़कर पीछे हटती रही। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। उसने कांपती आवाज़ में कहा कि माँ जी, बस हो गया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मगर मनोरमा का गुस्सा और भड़क चुका था। वो चिल्लाई कि तुम कुलक्षणी हो, मेरे बेटे को भी तुमने खा लिया। अब मेरी बेटी की खुशी भी बर्बाद कर रही हो। आज तुम्हें सबक सिखाकर ही छोड़ूंगी। डंडा एक बार फिर ऊपर उठा, मगर इस बार वो काजल पर नहीं गिरा। अचानक किसी ने आगे बढ़कर मनोरमा का हाथ पकड़ लिया। सबकी नज़रें एक साथ मुड़ गईं। नंद का पति सामने खड़ा था। उसने मजबूती से डंडा पकड़ रखा था। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। वो तेज़ आवाज़ में बोला कि बस कीजिए, अब ये आपके ज़माने की बात नहीं है। ये कोई गुलाम नहीं है, ये मेरी बहन है जिस पर आप लोगों ने जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं। ये मेरे पापा के दोस्त की बेटी है और बचपन से ही मुझे राखी बांधती आई है। मैं इसे सगी बहनों की तरह प्यार करता हूँ। सब लोग सुन रह गए। मनोरमा हैरानी से उसका मुंह देखने लगी। वो बोलता रहा कि मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ आकर मुझे मेरी खोई हुई बहन मिल जाएगी। वो बहन जिसके मायके वाले ससुराल वालों के अत्याचार की वजह से तंग आ चुके हैं, जो अपनी बेटी से मिलने तक नहीं आ पाते। उसने काजल की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी आ गई। फिर वो अपनी पत्नी की तरफ मुड़ा और कठोर स्वर में बोला कि अगर तुम्हारे घर में भाभियों के साथ यही व्यवहार होता है तो आज से जान लो, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि जो अन्याय को सही समझे वो इसी के हकदार होते हैं। ये कहकर उसने काजल का हाथ थामा। काजल काँप रही थी। उसकी टांगें साथ नहीं दे रही थीं। वो बच्चों की तरफ बढ़ा और उन्हें भी अपने करीब कर लिया। फिर उसने सबके सामने कहा कि आज के बाद ये यहाँ नहीं रहेगी। मैं इसे इसके मायके छोड़ कर आऊँगा, जहाँ इसे इज्जत से जीने का हक मिलेगा। नन घबरा गई। उसने माँ की तरफ देखा, फिर पति की तरफ, मगर पति के चेहरे पर फैसला साफ लिखा था। वो खामोशी से उसके साथ खड़ी हो गई। वो काजल और बच्चों को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। घर में पूर्वार्ध खामोशी छा गई। मनोरमा वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ से डंडा ज़मीन पर गिर चुका था। दरवाज़ा बंद हुआ तो मनोरमा के कानों में वो आवाज़ गूंज रही थी जो अभी अभी निकली थी। उसने एक पल को खुद को खाली महसूस किया। उसे अचानक ख्याल आया कि जिस तरह उसने किसी की बेटी के साथ किया था, आज वही उसके साथ हो रहा है। उसकी अपनी बेटी भी इससे दो चार होगी। मनोरमा दीवार के साथ लगकर बैठ गई। आंखों में आंसू आ गए, मगर अब पछताने से कुछ नहीं बदल सकता था। समय बीत चुका था। पाप का बदला खामोशी से लौट चुका था।
और मनोरमा बस खाली आंखों से बंद दरवाजे को देखती रह गई। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।